नमस्कार मित्रों, शादी विवाह की समस्याओं के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। पहले भाग में हमने सामाजिक समस्याओं पर चर्चा की थी और आज दूसरे भाग के अंदर हम व्यक्तिगत समस्याओं के अंदर चर्चा कर रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं या उसकी ऐसी कौन सी सोच है जिसके तहत शादी विवाह के अंदर समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहली बात आप सबको समझनी चाहिए कि यह एक शाश्वत सत्य है कि कभी भी किसी को ना तो अपने मनपसंद का जीवन साथी मिला है और ना उसे अपने मनपसंद का जीवन साथी मिलेगा। अगर एक को मिल भी जाएगा तो दूसरे को नहीं मिलता है। अगर पति को अच्छी पत्नी मिल जाती है मनपसंद, तो पत्नी को मनपसंद पति नहीं मिलता। तो इस तरह से कभी किसी को सपनों की रानी न मिली है और न आगे मिलने वाली है। इसलिए शादी विवाह के संबंध में आपको समझौता करना ही होगा, आपको तालमेल बिठाना ही होगा। अगर आप तालमेल बिठाने की इच्छुक नहीं हैं तो आप शादी की इच्छा भी छोड़ सकते हैं। यह व्यक्तिगत लाइफ का सबसे या वैवाहिक लाइफ का सबसे कड़वा सच है जिसे आपको स्वीकार करना ही होगा। इसके अलावा जैसे मैंने पिछले अंक में भी बताया था कि नौकरी की जिद आपको छोड़नी होगी, क्योंकि सबसे पहले तो नौकरियां समाप्त हो रही हैं और नौकरी पाने के बाद भी उसे नौकरी वाला जीवन साथी मिल नहीं रहा है। जिन लोगों को मिल रहा है उनका परसेंटेज बहुत ही कम है। इसलिए उस अनुपात से समाज का भला नहीं हो सकता है, हिंदू समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए उस मेंटलिटी को हम नहीं अपना सकते जो केवल 2-4% लोगों की ही इच्छा को पूरा कर रहा है। इसलिए नौकरी की जिद को छोड़ना होगा और इस जिद को भी छोड़ना होगा कि हम जब नौकरी पा जाएंगे तभी शादी करेंगे। शादी की उम्र अलग है और नौकरी का उम्र और उसकी जो परिस्थितियां हैं, उसका जो साइकिल है बहुत लंबा है, वो चलने दीजिए। इसके अलावा व्यक्तिगत कारण में ऐसा माना जाता है कि शादी दो व्यक्तियों का नहीं, दो परिवारों का संबंध है। और पुराने जमाने में तो यह दो गांवों का संबंध होता था, दो इलाकों का संबंध होता था। लेकिन आज की परिस्थिति में मात्र यह दो परिवारों का संबंध है। इसलिए उन परिवारों को सावधानी से एक दूसरे से परिचित होकर और एक दूसरे की अच्छाइयों और बुराइयों को समझकर विवाह संबंध स्थापित करना चाहिए। जहाँ तक नौकरी का सवाल है, एक साधारण नौकरी करने वाला व्यक्ति पूरा अपने जिंदगी में जितना कमाता है और एक अच्छा परिवार जो अच्छी डेवलपमेंट की स्थिति में है और पहले से संपन्न है, वह उससे अच्छा होता है। तो आप वहाँ पर अपनी मेंटलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं और शादी कर सकते हैं। आजकल अमूमन ये बात भी देखने को मिलती है कि हर कोई शादी के लिए यही बोलता है कि हमें अच्छा लड़का चाहिए, हमें अच्छी लड़की चाहिए। भाई, अच्छा लड़का अच्छी लड़की तो खराब कौन है? समाज में खराब कौन है? कोई खराब नहीं है। इस बात को बोलना अच्छी बात है, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का और लड़की खराब नहीं होता है। उसकी परिस्थितियां और उसका समय खराब होता है। जब उसकी परिस्थिति और समय अच्छा हो जाता है तो वही अच्छा हो जाता है। जब उसकी समय और परिस्थिति खराब होती है तब वह खराब होता है। उसमें भी जब इसीलिए जाति और गोत्र, ब्राह्मण और इस तरह की चीज़ें पहले से ही बनाई हुई हैं। अगर आप एक अच्छे ब्राह्मण परिवार के हैं और आप दूसरे ब्राह्मण परिवार में शादी कर रहे हैं तो उसमें बुराई का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अगर आप एक क्षत्रिय हैं, आप दूसरे क्षत्रिय के यहाँ शादी कर रहे हैं तो वहाँ बुराई कहाँ से आ रही है? उसी तरह अगर आप वैश्य हैं या अन्य किसी भी कास्ट के हैं और आप अपने समकक्ष में शादी कर रहे हैं तो वहाँ बुराई की संभावना कहाँ से आ जाती है? जितना अच्छे आप हैं उतना अच्छा वो भी है।
इसलिए बुराई का कोई प्रश्न नहीं उठता। उसमें भी जब आप, रामायण में भी आता है कि सम समधि देखे हम आजू, कि जब आप मतलब अपनी परिस्थिति को और पारिवारिक बैलेंस को बराबर बनाएंगे तो बाकी परिस्थितियां अपने आप ही अच्छी हो जाएंगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आप अपने दिमाग से ये कीड़े निकाल दीजिए कि कोई लड़का खराब होता है या कोई लड़की खराब होती है या कोई परिवार खराब होता है, कोई भी खराब नहीं होता है। अगला, कुछ परिवार और कुछ माता पिता या कुछ बच्चे बच्चियां कुछ जिद पकड़ के रखते हैं। वो शादी तो करना चाहते हैं लेकिन उनकी कुछ जिद होती है और उस जिद को पूरा करते ही वो शादी करना चाहते हैं। तो आपको शादी विवाह करने से पहले ही इस प्रकार की जिद से बचना चाहिए, क्योंकि जब तक आप जिद नहीं छोड़ेंगे तब तक आपकी शादी नहीं होगी। जिद का मतलब रूढ़वादिता, अंधविश्वास या किसी ऐसी परंपरा से है जो समय के साथ समाप्त हो चुकी है। जैसे कुछ लोग आज भी बोलते हैं कि मैं इस दिशा में शादी नहीं करूंगा। ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि इस दिशा में, हम कुछ लोग बोलते हैं भी, कई जगह है कि हम इस दिशा से लड़के लेते हैं और इस ओर से इस ओर लड़की देते हैं। तो इस तरह की कोई परंपराएं नहीं। आजकल समाज हर जगह, हर लोग, सब कोई गाँव का हर सिटी में बस रहा है, सब मिक्सअप हो रहा है। इस तरह की रूढ़िवादिता से बचना चाहिए। अगर इस विषय में हम शास्त्र की बात करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में इस प्रकार की कुछ चीजें मिलती हैं। उसमें लाल किताब के अंदर एक आध चीजें ऐसी हैं कि ग्रह किसी व्यक्ति के उस जगह बैठे हुए हैं और अगर वह उस दिशा में शादी करता है तो उसके लिए वो हानिकारक हो जाता है। तो वो व्यक्ति विशेष के लिए है लेकिन सबके लिए नहीं है। उसको मैं बता नहीं रहा हूँ कि अगर किसी का इस तरह की चीजें होंगी तो उसके मन में भ्रम बैठ जाएगा। अगला है, मैं इस जाति में, इस ब्राह्मण में, इस गोत्र में, इस प्रवर में ही शादी करूंगा, इस प्रकार की 3 में शादी करूंगा, 13 में करूंगा। इस परंपराएं, इस तरह की परंपराएं आज नहीं चल सकती हैं। उसमें आप सबको समझौता करना होगा। मैं नौकरी पाऊंगा तभी शादी करूंगा, या नौकरी वाले से ही शादी करूंगा, नौकरी वाली से शादी करूंगा। इस प्रकार की जिद भी आपके शादी विवाह में व्यवधान उत्पन्न कर रही, इससे भी आपको बचना चाहिए। उसी तरह कुछ लोग बोलते हैं मैं 4 व्हीलर लेकर शादी करूंगा, कि मैं 2 व्हीलर लेकर शादी करूंगा। इस प्रकार की रूढ़िवादिता से भी बचना चाहिए। हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारी केवल एक जिद है होनी चाहिए कि मैं शादी करूंगा, बाकी उसके बाद सब कुछ करूंगा। जिद आपकी सब कुछ है और वो अच्छी है, लेकिन सबसे पहली जिद ये हो कि हमें सबसे पहले शादी करनी है और उसके बाद जो भी कुछ करना है उसके बाद करना है। तो जब आपकी उम्र हो जाती है तो आप शादी करिए और इस प्रकार की जिद को छोड़िए। इस प्रकार का और भी आपके दिमाग में कोई पूर्वाग्रह बैठा है, किसी प्रकार की ऐसी भावना बैठी हुई है, कोई ऐसा परंपरा रीति रिवाज बैठी हुई है कि जिसकी वजह से आपके मेंटलिटी में, आपके दिमाग में कोई ऐसी बात बैठी है जो आपके शादी में व्यवधान उत्पन्न कर रही है, तो आप तुरंत उसको समाप्त कर दीजिए और उठ खड़े होइए और शादी करने के लिए लालायित हो जाइए और ढूंढने के लिए तत्पर हो जाइए, तभी आपकी शादी संपन्न होगी। तो व्यक्तिगत कारण में इतना ही। अभी हम ज्योतिषीय और वास्तुशास्त्रीय कारण को अगले अंक में कवर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।